मैं नीलेश कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स पर। आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9वां पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कितना पार्ट? 9वां पार्ट। इससे पहले हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अच्छा कॉन्सेप्ट के लिए पहले उस वीडियो को देख लें। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फोल्डर बनाया हुआ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय नीलेश सर, वहां पर जाकर वो सब वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कूलॉम के नियम के सीमा। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये 2 नंबर के पूछता रहता है क्वेश्चन। जैसे बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि कूलॉम के नियम के मुख्य सीमाओं को लिखें। कूलॉम के नियम के मुख्य सीमाएं क्या क्या हैं, लिखें। ठीक है, तो पहला नियम है कि कूलॉम के जो नियम है यह बिंदुवत आवेश के लिए अप्लाई होता है, अर्थात केवल बिंदुवत आवेश के लिए सत्य है। बिंदुवत आवेश जिसे हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में पॉइंट चार्ज। ठीक है, बहुत छोटे आवेश को बिंदुवत आवेश कहते हैं, या फिर वैसे आवेश जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला न रहे, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला न रहे, एकदम छोटे क्षेत्र में हो, अर्थात छोटे चार्ज को हम लोग कौन आवेश कहेंगे? बिंदुवत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो कूलॉम के नियम का पहला क्या हो गया कि जो कूलॉम का नियम है यह बिंदुवत आवेश के लिए ही सत्य होता है। दूसरा है कि जो कूलॉम का नियम है यह स्थिर आवेश के लिए अप्लाई होता है, मतलब स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। ठीक है, स्थिर आवेश स्टैटिक चार्ज, मतलब जो वैसे चार्ज जो गति ना करे, स्थिर रहे। तो कूलॉम के जो नियम है यह स्थिर आवेश के लिए सत्य होता है। और पहला बताएं कि कूलॉम के नियम बिंदुवत आवेश के लिए अप्लाई होता है। तीसरा है कूलॉम के नियम का सीमा, तीसरा सीमा है कि जो कूलॉम के जो नियम है यह न्यूनतम दूरी 10 के पावर -14 मीटर तक के दूरी के लिए लागू होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जो कूलॉम के जो नियम है यह 10 के पावर -15 मीटर से अधिक दूरी के लिए अप्लाई होता है, उससे कम नहीं। 10 के पावर -15 मीटर से अधिक दूरी के लिए अप्लाई होता है। और 10 के पावर -15 मीटर को हम लोग नाभिकीय दूरी भी कहते हैं, अर्थात नाभिकीय दूरी का मान कितना होता है? 10 के पावर -15। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो कूलॉम के नियम है, कूलॉम के नियम न्यूनतम दूरी 10 के पावर -14 मीटर के लिए लागू होता है। ठीक है, और लास्ट बोल सकते हैं चौथा कि जो कूलॉम के नियम है अधिकतम दूरी अनंत के लिए अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, देखते हैं एक बार फिर इसको। पहला लिखा हुआ है, कहता है कूलॉम के नियम केवल बिंदुवत आवेश के लिए सत्य है। बिंदुवत आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब वैसे आवेश जो बहुत छोटे क्षेत्र में हो, अर्थात बड़े क्षेत्र में फैला न हो, बहुत छोटे क्षेत्र में हो, तो वैसे आवेश को बिंदुवत आवेश कहते हैं। ठीक है, कूलॉम के नियम केवल बिंदुवत आवेश के लिए सत्य होता है, अर्थात ऐसे ही बोल सकते हैं कि कूलॉम के नियम बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा है कूलॉम के नियम केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है। कूलॉम के नियम स्थिर आवेश के लिए सत्य है, मतलब आवेश मोशन में नहीं होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। कूलॉम के नियम स्थिर आवेश स्टैटिक चार्ज के लिए अप्लाई होता है, स्टैटिक चार्ज के लिए सत्य है। ठीक है, और तीसरा है कूलॉम के नियम के लिए आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? कूलॉम के नियम के लिए आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 10 के पावर -14 मीटर होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कूलॉम के नियम नाभिकीय दूरी, अभी बताया नाभिकीय दूरी का मान कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर। नाभिकीय दूरी का मान कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर। पूछ भी सकता है कि नाभिकीय दूरी का मान कितना होता है।
तो कहता है कि कूलम के नियम के लिए नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से अधिक, 10 के पावर माइनस 15 मीटर से अधिक, तो 10 के पावर माइनस 15 से अधिक कितना है? 10 के पावर माइनस 14। 10 के पावर माइनस 15 बड़ा है कि 10 के पावर माइनस 14? तो 10 के पावर माइनस 14 बड़ा है, ये छोटा है, मतलब इससे छोटा नहीं लगता है, इससे मतलब 10 के पावर माइनस 15 से अधिक चाहिए दूरी, ठीक है, इससे कम नहीं चाहिए। या फिर कहने का मतलब है कि न्यूनतम दूरी 10 के पावर माइनस 14 मीटर होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना रहे, इससे कम न रहे, ठीक है। तो तीसरा क्या कहता है? कूलम के नियम के लिए दो स्थिर आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 10 के पावर माइनस 14 मीटर होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कूलम के नियम नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। 10 के पावर माइनस 15 मीटर से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। तो 10 के पावर माइनस 15 से अधिक दूरी कौन है? 10 के पावर माइनस 14, यानी कि 10 के पावर माइनस 14 मीटर तक अप्लाई होगा। न्यूनतम 10 के पावर माइनस 14, इससे कम नहीं, ठीक है। तो कहता है कूलम के नियम नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से अधिक दूरी पर लागू होता है, क्योंकि 10 के पावर माइनस 15 दूरी पर बल बहुत ही अधिक होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम बताए थे कूलम के नियम के बराबर के Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। अगर हम दूरी या जो विद्युतीय बल है दो स्थिर आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और एक घटेगा तो बढ़ेगा। और समानुपाती का मतलब कि ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो वो भी घटेगा। लेकिन यहाँ पर उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी का मान बहुत छोटा कर दे तो विद्युतीय बल का मान बहुत क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वही कहता है क्योंकि 10 के पावर माइनस 15 मीटर, तो यह बहुत छोटा दूरी है, तो बहुत छोटे दूरी के लिए विद्युतीय बल का परिमाण बहुत क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर पर 10 के पावर माइनस 15 मीटर पर बल बहुत ही अधिक होगा, और उस अधिक बल को 10 के पावर माइनस 15 मीटर के जो दूरी है उस दूरी पर जो बल लगेगा उसको हम कूलम बल या विद्युतीय बल न कह के कौन बल कहेंगे? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जिसका मान आवेश के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। नाभिकीय बल आवेश के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और चौथा है कूलम के नियम बहुत अधिक दूरी अनंत के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत अधिक दूरी लेंगे तो बल का परिमाण इतना छोटा होगा कि उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये था कूलम के नियम के सीमा। फिर से एक बार देख लेते हैं कूलम के नियम का मतलब जो लिमिटेशन है, सीमा है। पहला क्या है? कूलम के नियम केवल बिंदुवत आवेश के लिए ही सत्य होता है, पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई होता है। दूसरा है कूलम के नियम केवल स्थिर आवेश के लिए अप्लाई होगा, मतलब स्थिर आवेश के लिए ही सत्य है। आवेश अगर मोशन में रहेगा तो उसके लिए अगर हम उस पर अगर हम विद्युतीय बल निकाले तो विद्युतीय बल की गणना कूलम के नियम से नहीं होगा, ठीक है। यह केवल कैसे आवेश के लिए अप्लाई होता है? स्थिर आवेश के लिए अप्लाई होता है। और तीसरा है कूलम के नियम के लिए आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी 10 के पावर माइनस 14 मीटर होना चाहिए। अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कूलम के नियम नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 से अधिक दूरी के लिए लागू होता है, क्योंकि 10 के पावर माइनस 15 दूरी पर 10 के पावर माइनस 15 मीटर पर बल बहुत ही अधिक होता है, जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। और नाभिकीय बल का मान आवेश के जो नाभिकीय बल का मान है वह आवेश के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा है कूलम के नियम बहुत बड़ी दूरी अनंत के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा दूरी पर यहाँ पर आर का मान बहुत बड़ा ले लिए तो बल बहुत छोटा हो जाएगा, और इतना छोटा होगा कि उसका हम लोग सही गणना नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देखें, हम पढ़े कूलम के नियम, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विद्युतीय बल
या उसको हम लोग बोल सकते हैं कूलॉम बल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तब इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग कूलॉम बल के गुण चाहे कूलम्बीय बल के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स मतलब कूलॉम बल के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि कूलॉम बल विद्युतीय बल एवं केंद्रीय बल दोनों होता है। ठीक है, फिर से हम लोग समझेंगे। हम जानते हैं कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय बल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो कहता है कि जो कूलॉम बल है, हम लोग किसका गुण पढ़ रहे हैं? कूलॉम बल चाहे कूलम्बीय बल के गुण। इस तरह से एग्जाम में आ सकता है सवाल कि कूलॉम बल के मुख्य गुणों को लिखें। ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्या है। जो कूलॉम बल है, कूलॉम बल एक प्रकार का विद्युतीय बल एवं केंद्रीय बल दोनों होता है। इस तरह से दे देगा कूलॉम बल है, इस तरह से पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। कूलॉम बल है विद्युतीय बल या फिर केंद्रीय बल या दोनों, तो क्या होगा? दोनों होगा। कूलॉम बल केंद्रीय बल एवं विद्युतीय बल दोनों होता है। अब विद्युतीय बल किसे कहेंगे? दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय बल कहते हैं। और दो आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा जो होती है उसके अनुदिश जो बल लगता है उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि जो कूलॉम बल है दो स्थिर आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कूलॉम बल दो स्थिर आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। और दो स्थिर आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, दो स्थिर आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो बल लगता है उस बल को केंद्रीय बल, इंग्लिश में सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और जो कूलॉम बल होता है यह क्या होता है? संरक्षी होता है। ठीक है, यह तीसरा प्रॉपर्टीज है। और चौथा, कूलॉम बल में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। अगर दो सजातीय आवेश रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश रहेगा, लाइक चार्जेज रहेगा तो उसके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज रहेगा, विजातीय आवेश रहेगा तो विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टीज है कि कूलॉम बल एक प्रकार का अनियोन्य क्रिया व्यक्त करता है। अनियोन्य क्रिया व्यक्त करता है जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। जैसे समझते हैं, मान लिए कि दो सजातीय आवेश है, प्लस है, ए भी प्लस है, इसको हम मान लिए Q1, ए भी मान लिए, इसको मान लिए Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज अर्थात दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो ये इसको इस तरफ रेपेल करेगा और ये इसको रेपेल इस तरफ करेगा। तो Q1 पर Q2 द्वारा F12, Q1 आवेश पर Q2 द्वारा जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? F12। अब Q1 भी उस पर लगाएगा Q2 पर, तो Q2 पर जो बल लगेगा किसके द्वारा? Q1 द्वारा। तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल को हम लोग क्या कहेंगे? F21। तो जितना F12 का मान होता है उतना ही F21 का मान होता है। मतलब दोनों का परिमाण सेम है किंतु चिन्ह विपरीत, एक जा रहा उधर तो एक जा रहा है इधर, अर्थात क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। और क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया हो तो यह किसका नियम है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम है। ठीक है, तो कहता है कि कुल आप तो यहाँ पर इस तरह से भी ले सकते हैं, दोनों माइनस भी लेंगे तो इसी तरह से होगा। अगर मान लो कि अगर हम एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं तो आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। तो ये इसको आकर्षित करेगा इस तरफ और ये जो ए है इसको आकर्षित करेगा इस तरफ, मतलब दोनों विपरीत रहेगा। एक का डायरेक्शन उस तरफ रहेगा तो एक का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब दोनों का परिमाण सेम किंतु दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, तो क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया
होती है, तो इसी कथन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के कौन नियम है, ये तीसरा नियम है। ठीक है, तो कूलम बल एक प्रकार का अनियोन्य क्रिया व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि Q1 द्वारा Q2 पर चाहे Q2 द्वारा Q1 पर जो बल लगाया जाएगा, दोनों का परिमाण सेम रहेगा, किंतु दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, अर्थात दोनों के बीच मतलब अनियोन्य क्रिया प्रदर्शित होता है। ए उसको रेपेल करेगा, ए इसको रेपेल करेगा, ए उसको आकर्षित करेगा, वो उसको आकर्षित करेगा। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, तो यही कहता है कि जो कूलम बल है, कूलम बल एक प्रकार के अनियोन्य क्रिया प्रदर्शित करता है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। ठीक है, और छठा है, कूलम के नियम के सदिशीय रूप के द्वारा विद्युतीय बल या कूलम बल या केंद्रीय बल की दिशा पता चलता है। या फिर कहने का मतलब है, हम लोग अभी क्या पढ़े, ये बराबर हम बताए थे पिछले वीडियो में, Q1 Q2 बटे क्या R²। तो ये विद्युतीय बल का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, इसमें दिशा व्यक्त नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिशा व्यक्त किसके द्वारा करेगा, सदिशीय रूप के द्वारा, जब इसको हम सदिशीय रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, देखिए ये कूलम के नियम का सदिशीय रूप में प्रदर्शन, अर्थात कहने का मतलब है कि कूलम के नियम को सदिशीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस पर एक हम वीडियो बनाएंगे, जो अगला पार्ट होगा। अगला पार्ट देखना ना भूलें, उसमें हम बताएंगे कूलम के नियम का सदिशीय रूप। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि कूलम के नियम के सदिशीय रूप के द्वारा विद्युतीय बल का डायरेक्शन पता चलता है, अर्थात सदिशीय रूप के द्वारा ही किसी विद्युतीय बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, कि वह बल Q1 द्वारा Q2 पर लग रहा है, या फिर Q2 द्वारा Q1 पर लग रहा है, या फिर R1 से R2 की ओर मतलब जा रहा है, या फिर R2 से R1 की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं कि जो कूलम के नियम का जो सदिशीय रूप है, इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका प्रदर्शन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या पढ़े, कूलम बल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम फोर्स। पहला क्या पढ़े कि कूलम बल विद्युतीय बल एवं केंद्रीय बल दोनों होता है। विद्युतीय बल इलेक्ट्रिक फोर्स, केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स। तो जो विद्युतीय मतलब कूलम बल है, वह विद्युतीय बल एवं केंद्रीय बल दोनों होता है। दूसरा है कि जो कूलम बल है, दो स्थिर आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दो जो आवेश रहेगा, दो स्थिर आवेश रहेगा, दो स्थिर आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है कौन बल, कूलम बल। कहने का मतलब है कि एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है। ठीक है, ये हो गया Q1 और एक हो गया क्या Q2। जो विद्युतीय जो बल लगेगा, जो कूलम जो बल लगेगा, यह रेखा के अनुदिश लगेगा, न इधर 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 इस तरह से नहीं लगेगा। यह जब भी लगेगा तो रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा रहता है ना, उसी के अनुदिश लगता है कौन बल, कूलम बल। ठीक है, ए हुआ तो क्या, दूसरा। तीसरा जो कूलम बल है, यह क्या होता है, संरक्षी होता है। इस तरह से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव की कूलम बल होता है तो क्या होता है, वह संरक्षी होता है। इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। और पांचवा है कूलम बल एक प्रकार का अनियोन्य क्रिया प्रदर्शित करता है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। और छठा है कूलम के नियम के सदिशीय रूप के द्वारा विद्युतीय बल का डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कूलम के नियम के सदिशीय रूप को लेकर। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है।